Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and let us continue with the episode 3 of our computer programming course. And we will be continuing where we left off in the last episode, which is nothing but the basics of Java, right? तो अगर आपको पहले से Java आता है यार, तो डेफिनेटली आप इस प्लेस को ज़रूर से देखो एंड आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पता चलेगा जो आपको पहले से नहीं पता होगा, या फिर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ करंट अप्रोचेज और टॉपिक्स बेसिकली, राइट? तो अपने प्लेलिस्ट पे आते हैं. सो हियर गोज आवर प्लेलिस्ट, और ये शीट हम यहाँ पे बेसिकली कवर कर रहे हैं, राइट? सो दैट्स द DSA 360 शीट विच आई हैव लॉन्च. तो यहाँ पे आपको DSA क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक एक करके ये भी कवर होते जाएगा. बट पहले हम जावा के बेसिक्स कवर कर लेते हैं. सो टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द वेरिएबल्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव, स्वैप नंबर्स, रैपर क्लासेस एंड ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन जावा, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर अडू, लेट अस क्विकली स्विच बैक टू आवर टैब स्क्रीन एंड स्टार्ट द टुडेज टॉपिक. ठीक है, सो अब ये देखो, वेरिएबल्स एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. तो जावा में जब आप कुछ डिक्लेयर्ड है, जैसे आप लिखते हो, जैसे एज है, राइट, तो एक नंबर है, राइट? सिमिलरली नाम है, वो एक स्ट्रिंग है. तो इनको बताना पड़ता है कि आपका जो डेटा है, आप जो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके लिखना चाहते हो, उसको आगे प्रोसेस करना चाहते हो, वो किस टाइप का है, राइट? तो यहाँ पे अगर आपको एज लेट से लिखना है, तो इंट एज इज इक्वल्स टू लिख दिया हमने 37, राइट? फिर हमने नेम लिखना है, तो हमने लिख दिया स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू एनीथिंग, राइट? सो इट इज कोड विद अक्षय, राइट? तो ये एक स्ट्रिंग हुआ, राइट? एंड सिमिलरली आपको अगर कोई नंबर्स चाहिए, डेसिमल नंबर्स चाहिए, तो उसके लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करेंगे, दैट इज़ फ्लोट नम. वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, लेट्स से 70.5, राइट? और नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे आता है, जो आपने यहाँ पे दिया एज, AGE, NAME, NUM, इसके भी कन्वेंशंस होते हैं यार. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशंस, राइट? ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पास कर सकते हो. सम कन्वेंशंस आर लाइक दिस कि आप लोअर केस यूज़ कर सकते हो, अपर केस यूज़ कर सकते हो, लोअर केस एंड अपर केस का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, लोअर केस एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, A1, A12. अब कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप ऐड कर सकते हो, या तो आप शुरुआत में ऐड कर दो स्पेशल कैरेक्टर्स को लोअर केस, या फिर लोअर केस विथ दी लोअर केस कैरेक्टर विद दिस अंडरस्कोर, राइट? अंडरस्कोर, हाँ. एंड एक और है, आप डॉलर ऐड कर सकते हो एंड $ABA. बट इससे अलावा और आप कुछ भी नहीं ऐड कर सकते हो. तो कन्वेंशन लिखने का जो कन्वेंशन होता है ना, नेमिंग कन्वेंशंस, राइट? सो हम कैमल केस में हमेशा लिखते हैं. आप कहीं भी देखोगे वेरिएबल या फिर कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है जावा में, जैसे कि आपको लिखना है गेट सम, राइट? तो आप ऐसे लिखोगे, शुरुआत में लिख दोगे गेट, अनदर वर्ड क्या था, सम, तो उसके पहला लेटर जो है वो कैपिटल, एंड लाइक दिस गेट सम, राइट? सिमिलरली ऐड टू नंबर्स, अगर एक फंक्शन का नेम है तो आप लिखोगे ऐड, दूसरे को लिखोगे कैपिटल TWO एंड देन नंबर्स. थर्ड वर्ड है नंबर, तो N कैपिटल एंड बाकी ऐसा. तो दिस इज़ नथिंग बट कैमल केस, राइट? ऐसे ही बहुत सारे और केसिंग भी होते हैं, स्नेक केस भी होता है, बट वो हम जावा में नहीं फॉलो करते हैं, वो पाइथन का पार्ट हो जाता है, राइट? तो अब वेरिएबल्स के ना दो टाइप्स होते हैं यहाँ पे. एक हो गया हमारा प्रिमिटिव और एक हो गया नॉन प्रिमिटिव. ओके, प्रिमिटिव में हमारे पास क्या आएगा, ये बेसिकली हमारे पास 9 टाइप्स हैं इसके. तो मैं एक बार लिख देता हूँ. हमारे पास होता है बूलियन, जावा में हमारे पास नहीं. फिर बाइट, फिर होता है शॉर्ट, देन वी हैव इंट, देन वी हैव लॉन्ग, देन वी हैव बिग इंटीजर, देन वी हैव फ्लोट, then we have double, and then we have char to store the characters. So total कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 8 and 9, राइट? तो ये जो बूलियन है, राइट, ये आपका 0 and 1 स्टोर करता है, ट्रू और फॉल्स, लाइक दिस. ओके, बाइट क्या होता है यार, इसका जो नंबर रेंज है वो बेसिकली -128 से 127 तक होता है. मतलब -2^7 से लेकर के 2^7 -1. इससे ज़्यादा आप अगर नंबर दोगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ये बाइट उसको स्टोर नहीं कर पाएगा. सिमिलरली शॉर्ट के लिए क्या होगा, ये हो गया आपका -2^15 से लेकर के 2^15 -1. मतलब नंबर्स में आप बात करो तो 32768 से लेकर के 32767. ओके, सिमिलरली इंट का क्या हो जाएगा, इंट का होता है -2^31 से 2^31 -1.
इसको अगर 2/31 को नंबर में रिप्रेजेंट करोगे, इट वुड बी नथिंग बट -2.14 बिलियन to 2.14 बिलियन, राइट। लॉन्ग इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है, -2^63 to 2^63 -1, राइट। एंड बिग इंटीजर्स के लिए आपको जो इसका रेंज होता है वो ग्रेटर देन होता है 2^63 -1, राइट। एंड फ्लोट के लिए सिंगल प्रिसिजन अगर आप लिखते हो तो ये हो गया 32 बिट, राइट, इसका स्पेस। एंड डबल प्रिसिजन होता है, दैट इज़ ऑल्सो 32 बिट तक जाता है, राइट। फ्लोट का ये हो गया सिंगल प्रिसिजन, एंड डबल का ये हो गया। हाँ, फिर कैरेक्टर्स में क्या हो गया, इसमें 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर, राइट, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 000 to FFF, right, and this is nothing but 0 to 2^16 -1, right। तो जब आप तुम ये डिक्लेयर करते हो बेसिकली ये डेटा टाइप, तो मेमोरी में वो कितना बाइट लेता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है यार बार बार कि हाउ मच मेमोरी इट रिक्वायर्स फॉर डिक्लेयरिंग बूलियन वेरिएबल, राइट। तो इसके लिए 1 बाइट लगता है। एंड देन फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स ये 1 हो गया। शॉर्ट के लिए 2 होता है यार, इंट के लिए 4 होता है, लॉन्ग के लिए इट इज़ 8, बिग इंटीजर इट इज़ 64, फ्लोट के लिए 4, डबल के लिए 8, एंड कैरेक्टर का तो 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर है ही, राइट। तो ये हुआ फॉर रिगार्डिंग दी वेरिएबल्स एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो ये आपको पता चल गया यहाँ पे। एंड नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा यार, यही सब चीज़ें होंगी, स्ट्रिंग, एरे, एनी यूज़र डिफाइंड क्लास टाइप, राइट, ये नॉन प्रिमिटिव में आ जाता है। सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वैप 2 नंबर्स। तो यू हैव बीन गिवन 2 numbers, let's say a is equals to 10 and b is equals to 20, right? So this is your input, right? Your output should be, you need to write a program that it swap the numbers. तो finally b 10 होना चाहिए and a जो होना चाहिए वो 20 हो जाना चाहिए, right? तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए यार एक थर्ड वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल बना देते हैं, बोलते हैं टेम्प इज इक्वल्स टू a, then a is equals to b and then b is equals to temp। तो ये देखोगे तो वो क्या हो रहा होगा, एक टेम्प है, उसको हमने बोला कि विच इज़ इक्वल्स टू ए, मतलब टेम्प इज इक्वल्स टू 10, राइट। फिर हमने ए को बोला ए का वैल्यू बी कर दो, बी का वैल्यू क्या था 20, तो ए 20 हो गया, राइट। फिर बी को हमने बोला टेम्प कर दो, राइट, तो मतलब टेम्प का वैल्यू क्या था 10। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमने टेम्प क्यों इंट्रोड्यूस किया। देखो यार, जब ए को तुमने असाइन कर दिया बी का वैल्यू, राइट, तो ए का जो अपना ओरिजिनल वैल्यू था 10 वो तो खो गया, वो तो अब नहीं है अब हमारे पास, राइट। उसी को स्टोर करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा वैल्यू बनाया टेम्प, ताकि हम पहले ए के वैल्यू को स्टोर करें, फिर ए को बी से असाइन कर दें, और बी में ए का वैल्यू चाहिए था, राइट, और ए का वैल्यू हमने टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर रखा था, तो हमने उसको कर दिया, राइट। सो दैट्स देयर गोज अ सिंपल प्रोग्राम, राइट। फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट। तो दिस इज नथिंग बट द क्लासेस user or predefined. So nothing but the user or predefined classes, right? तो जैसे कि अगर आपको एक कस्टम डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि हम बहुत सारे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे भी, मर्ज, सॉर्टेड इंटरवल्स या फिर कुछ भी, राइट। तो जैसे कि मैं आपको ऐसे समझो कि अगर जहाँ में हमें किसी कलेक्शंस को सॉर्ट करना होता है, राइट, तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट लिख के उसमें ऑब्जेक्ट पास करो, काम हो जाता है। बट ये उनके लिए होता है जो प्री डिफाइंड है, जैसे एरेज हो गया, स्ट्रिंग हो गया, राइट। बट अगर आपके पास कोई कस्टम डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसको करने के लिए हमें एक सबसे पहले तो कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और उसको सॉर्ट करने के लिए फिर एक नया लॉजिक आता है कंपैरेटर का। अब आजकल लैम्डा एक्सप्रेशन से भी काम हो जाता है, डरो मत, मैं चीज़ें ज़्यादा बोल रहा हूँ, लैम्डा और ये सब कहाँ से आ गया, बट ठीक है, अभी बस इतना समझो, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब एक कस्टम
डेटा स्ट्रक्चर। तो जैसे कि हमारे पास हम एक वो बनाना चाहते हैं, एक ऐसा कस्टम डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे दो बेसिकली वो हो। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो मैथ्स में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बेसिकली प्लेन में अगर एक पॉइंट है तो एक्स 2D प्लेन में तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? मैं बोलूँगा कि मेरे पास एक क्लास है, जावा इज नथिंग बट ऑल अबाउट क्लास एंड इट्स ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक क्लास है पॉइंट, और एक्स की वैल्यू क्या इंटीजर में होगी, तो उसके पास एक इंट एक्स है प्रॉपर्टी और एक इंट वाई है, राइट। इस तरीके से आप लिख सकते हो, राइट। फिर यहाँ पे मैं ये सैम्पल टेस्ट प्रोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ। सो वी हैव दिस क्लास टेस्ट and there goes the same convention as we have discussed before, that is nothing but public static void main string args, right। फिर हम यहाँ पे हमने लिखा कि point p1 is equals to new point, right। and हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का विद दिस न्यू कीवर्ड। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या हो रहा है ना। यूजिंग दिस p1 वी कैन एक्सेस इट्स प्रॉपर्टीज, दैट इज x। मैंने सोचता हूँ p1 डॉट एक्स, डॉट से हम उसके प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो p1 डॉट एक्स इक्वल्स टू 10 एंड p1 डॉट वाई इज इक्वल्स टू 20। हमने इसके x और y वैल्यू को डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं लिखता हूँ पॉइंट p2 इज नथिंग बट p1, राइट। तो ये चीज़ें मैं लिखते चल रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए कि एट ईच पॉइंट क्या होने वाला है। तो p2 डॉट एक्स अगेन हमने इसको 30 कर दिया, राइट। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट p1 डॉट एक्स एंड प्रिंट p2 डॉट एक्स, राइट। तो ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ और ये यहाँ क्लोज हुआ। तो यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए? उससे पहले भी यार क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है। देखो ये जो न्यू है ना, ये न्यू अभी आपको पहली बार दिख रहा होगा। तो इससे क्या होता है कि ये एलोकेट करता है न्यू मेमोरी, allocate new memory for this instantiating this particular object of this class point, right। तो कहाँ करता है, मतलब मेमोरी भी है तो वो क्या है बेसिकली, मेमोरी का क्या टाइप होता है या फिर क्या होता है? तो नॉन प्रिमिटिव टाइप जो होते हैं ना यार, NPT, राइट, आर ऑलवेज रेफरेंसेस, ठीक है। एंड दीज आर ऑलवेज स्टोर्ड इन हीप मेमोरी। ये सब इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है यार, तो अच्छे से इसका नोट्स बना लेना एंड समझना। तो दीज आर ऑलवेज स्टोर्ड इन हीप मेमोरी। अब हीप मेमोरी क्या होता है यार? तो दिस इज यूज्ड इन डायनामिक एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है यार? देखो थोड़ा सा बस हिंट दे देता हूँ। एक होता है एरे डिक्लेयर करना, ठीक है, जहाँ पे आप साइज़ बताते हो कि मेरे को इतने साइज़ का एरे चाहिए। एक उसी का है वर्जन एरे लिस्ट, उसमें आपको साइज़ नहीं बताना होता है। एज एंड व्हेन जैसे आप एरे लिस्ट में वैल्यू ऐड करते जाओगे उसी समय पे मेमोरी एलोकेट होते जाएगा, राइट। तो ये डायनामिकली एलोकेट हुआ, स्टैटिस्टिकली हमने वैल्यू हार्ड कोड नहीं किया था, स्टैटिस्टिकली, हाँ ठीक है। तो डायनामिक मेमोरी हैंडलिंग हो गया, राइट। तो अब इस पॉइंट पे न्यू का हमने समझ गया। तो एक बेसिकली हमारे पास एक P1 ऑब्जेक्ट बना एट दिस पॉइंट, राइट, एट दिस पॉइंट P1, और हमारे पास x की वैल्यू 10 है। P1 रेफरेंसेज, राइट, तो इस मेमोरी का ये रेफरेंस किया। x की वैल्यू 10 हो गई और y की वैल्यू 20 एट दिस पॉइंट, ठीक है। फिर हमने बोला एक पॉइंट P2 इक्वल्स टू P1, तो होगा क्या कि अगेन द प्रीवियस स्टेट सबसे पहले क्या था कि P1 is pointing to this one where x is equals to 10 and y is equals to 20। अब एक P2 भी आ गया जो इस रेफरेंस को पॉइंट करेगा, बस ऐसा इस मेमोरी को पॉइंट करेगा। सो P2 there is a reference, right। P2 dot x is equals to 30, तो ये किसको चेंज करेगा? अगेन एट दिस पॉइंट व्हाट वाज आवर प्रीवियस स्टेट? x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 20 थी, P1 was pointing to this memory, P2 was having this reference, right। तो P2 डॉट एक्स इक्वल्स टू 30, तो x की वैल्यू अपडेट होके 10 से हो जाएगी 30, तो यहाँ आप लिख दोगे 30, ठीक है।
तो ये है फाइनल स्टेट। अब इसमें क्या बोला गया है, p1.x को प्रिंट कराओ, तो बेसिकली यहाँ पे प्रिंट होगा 30। फिर बोला p2.x को प्रिंट कराओ, तो दोनों के लिए 30 एंड 30 प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे न्यू लिख के हमने इनिशियलाइज किया, राइट, यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया था, तो आप कह सकते हो कि सिंस क्या, इफ नॉट इनिशियलाइज्ड, right, then it gets the defined value जो already defined है, ठीक है। now next thing कि allocate memory for primitive data type, उसमें क्या होता है, so allocate memory for primitive type, एग्जाम्पल int, तो ये कहाँ जाता है, ये जाता है इन फंक्शन कॉल स्टैक। फंक्शन कॉल स्टैक क्या होता है देखो, तो सिंस x इज़ नॉट अ रेफरेंस, जो अपने x लेट्स से हमने बनाया अभी, मैं एग्जाम्पल प्रोग्राम लिखता हूँ, जो int x इज इक्वल्स टू 10, x1 इज इक्वल्स टू 10, फिर हमने बोल दिया int x2 इज इक्वल्स टू x1, ठीक है, एंड x2 इज इक्वल्स टू 20, ये फंक्शन का बॉडी है। तो हम अब मैं अगर पूछूं कि प्रिंट x1 एंड प्रिंट x2, तो इसका क्या होगा, तो सिंस x1 जो है इज नॉट अ रेफरेंस, x इज नॉट अ रेफरेंस, राइट, सो द मेमोरी is allocated when you declare it in function, right, and primitive type variable है, right, so primitive pt लिख देता हूँ, primitive type variable are not references यार, ठीक है, ये रेफरेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जब वो बनाया हमने पॉइंट p1 इक्वल्स टू न्यू पॉइंट, राइट, तो एक मेमोरी में इसने इनिशियलाइज किया x एंड y एंड दिस p1 जस्ट पॉइंट्स टू दिस मेमोरी, राइट, सो p1 इज अ रेफरेंस हियर, बट यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल्स आर नॉट रेफरेंसेस, राइट, एंड दीज आर स्टोर्ड इन स्टैक मेमोरी, दीज आर स्टोर्ड इन स्टैक memory for function call। तो हम जब रिकर्जन का टॉपिक हिट करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। रिकर्जन में छोटा छोटा ग्लिम्स देते चल रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक जाता हूँ, तो बस एक आइडिया देने के लिए कि आगे ये सब आने वाला है। रिकर्जन बेसिकली यही होता है कि एक फंक्शन आपने लिखा, उस फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल कर दिया, राइट, फिर एक टर्मिनेशन कंडीशन लिखते हैं कि भाई लूप में ना चलते रहे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इसे टर्मिनेट करना होगा, राइट। तो वो जो फंक्शन कॉल्स है ना, वो कॉल स्टैक में होते हैं, एंड देखेंगे आगे, बस आप इतना सुन लो और लिख लो अपने पास। तो यहाँ पे ये हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा होगा एट ईच पॉइंट ऑफ स्टेज, तो यहाँ पे x1 है यार, तो ये अपना x1 हुआ विच हैज़ द वैल्यू एज 10, राइट। इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा कि हमारे पास देखो, सिंस दिस इज़ नॉट रेफरेंसेस, राइट, तो अलग से एक मेमोरी एलोकेट होगा, तो मतलब हमारे पास एक x1 है एंड एक x2 भी है 10, राइट। जबकि हमने ऑब्जेक्ट के केस में देखा ऐसा नहीं हुआ था, मतलब पॉइंट p2 इक्वल्स टू p1, तो सेम ही मेमोरी पे वो बस जाके रेफरेंस बना देगा कि भाई यही है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। सिंस इज नॉट अ रेफरेंस देन द मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन यू डिक्लेयर इट, राइट। तो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया था द इंट e2 x2, राइट, एंड देन x2 इज इक्वल्स टू 20, देन एट दिस स्टेज क्या होगा कि अगेन 10 होगा x1 एंड दिस यहाँ पे 20 हो गया एंड दिस इज x2, राइट। अगर आप प्रिंट x1 और x2 करोगे तो x1 की वैल्यू होगी प्रिंट 10 एंड x2 की वैल्यू होगी प्रिंट 20, एंड सिंस इफ इट वाज नॉट, अगर आप इनिशियलाइज ही नहीं करते, इफ नॉट इनिशियलाइज, तो आपको कंपाइलेशन एरर आता, मतलब कि अगर आपने सिर्फ ऐसा लिखा होता इंट x, राइट, एंड प्रिंट x, तो यहाँ पे आपको कंपाइलेशन एरर आया था कि आपने इनिशियलाइज नहीं किया, कंपाइलेशन एरर, ठीक है। अब हम चलेंगे रैपर क्लासेस के पास। तो यार जावा में एक कॉन्सेप्ट होता है रैपर क्लासेस का, राइट।
तो रैपर क्लासेस बेसिकली क्या है, उससे पहले हम समझने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जावा में डेटा टाइप होता है यार। जैसे कि आप नंबर को बताना चाहते हो, आपके पास इंटीजर है तो आप इंट में स्टोर करना चाहोगे, आपके पास कैरेक्टर है तो आप कैरेक्टर में स्टोर करना चाहोगे, राइट। तो ये चीज़ें हमें अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताना पड़ता है। तो कुल मिला के कितने टाइप हैं जिसको हम एक प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। तो मैं पे प्रिमिटिव पीटी लिख देता हूँ। तो एक बार मैं लिख देता हूँ। सो वी हैव कैरेक्टर फॉर स्टोरिंग द we have char for showing the characters, we have byte, we have short, then हमारे पास है int, then we have long, then we have float, then we have double, then we have boolean to store the state of true and false, right। ये हमारा primitive टाइप हो गया, राइट। इसी का नॉन प्रिमिटिव टाइप भी है जिसको हम रैपर क्लासेस बोलते हैं, राइट। तो क्यार का कैरेक्टर हो जाता है क्यार का कैरेक्टर हो जाता है, बाइट का बाइट ही रहता है। अगेन बस पहला जो वर्ड है, जो लेटर है वो कैपिटल हो जाता है, राइट। शॉर्ट का अगेन विद कैपिटल एस, इंट का हो जाता है इंटीजर, लॉन्ग का विद कैपिटल एल, फ्लोट with a capital F, and double with a capital D, and then we have a boolean with a capital B, right। तो जावा जो है ये हमें अलाउ करता है कि यू हैव अ नॉन प्रिमिटिव टाइप फॉर एवरी प्रिमिटिव, राइट टाइप। तो अगर हम लेट्स से लिखते हैं कि इंट x1 इज इक्वल टू 10, राइट, तो ये हमारा हो गया प्रिमिटिव टाइप का डिक्लेरेशन फॉर डेटा टाइप, राइट। वहीं हम लिख दें कि इंटीजर x2 इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, एंड लेट्स में 10 पास कर देते हैं। तो ये मेमोरी में एक सेल बनाएगा विच होल्ड्स द वैल्यू 10, एंड x2 इसका बस रेफरेंस होगा। सो x2 एक्चुअली होल्ड्स रेफरेंस, राइट। तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है इसको बनाने का नीड क्या रहा है यार। देखो जावा में हम हमेशा ऑब्जेक्ट से डील करते हैं, राइट, और यही इसी चीज़ को हम जावा किस लिए बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे, राइट। तो ये जो प्रिमिटिव टाइप्स है ना, दीज आर not an objects but this non-primitive types are the objects basically। तो मैं लिख देता हूँ in Java we usually deal with objects, right। एंड प्रिमिटिव टाइप यहाँ पे क्यों है यार, तो जब नॉन प्रिमिटिव टाइप सिर्फ ऑब्जेक्ट ही होता है तो नॉन प्रिमिटिव टाइप ही रखते हैं, सिर्फ प्रिमिटिव टाइप क्यों रखे। तो ये बेसिकली यार हमें लेगेसी लैंग्वेज C++ से सब लिया गया, राइट, विच इज़ नथिंग बट अलाउइंग द बेसिक टाइप एज रेफरेंसेज एंड क्लास ऑब्जेक्ट्स, राइट। अगर आप पाइथन की बात करो तो पाइथन में तो एवरी वेरिएबल इज अ रेफरेंस, एवरी वेरिएबल इज अ रेफरेंस, राइट। सिमिलरली जावा जो है, अब एक और चीज़ है जावा जेनरिक्स, ये भी समझने की ज़रूरत है हमें। दिस इज नथिंग बट जहाँ पे वी कैन पास अ डेटा टाइप एज एन आर्ग्यूमेंट एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट डेटा टाइप, राइट। सो दिस इज नथिंग बट वेयर लेट मी राइट इट। तो जावा जेनरिक्स देख लिया हमने। सिमिलरली जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क है जहाँ पे दीज ऑल आर नथिंग बट जेनरिक बेस्ड, जहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप का कोई काम नहीं होता है और सब कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के अनुसार ही होता है। तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे, so the statement Java collection framework does not work for primitive data types. That is, it is accurate in strict sense. And Java collection framework includes interfaces like list, set, and map, and designed to store and manipulate objects. ये point important है यार. It is designed to store and manipulate objects, not the primitive data types directly. ऐसा क्यों यार? क्योंकि Java is all about its object. इट्स ऑल अबाउट इट्स क्लासेस एंड उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। तो यहीं पे अब बाकी के टॉपिक्स टच होने लगते हैं धीरे धीरे, इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्शन, राइट। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखो हमने देखा था, दीज आर दीज थिंग्स इन बूलियन, कैर, double are the fundamental data types and do not inherit from the lang.object. Collections however are built on work with objects leveraging polymorphism and method available. अभी के लिए बस आप इतना समझो कि यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट। प्रिमिटिव डेटा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का ही मतलब है कि इट हैज़ अ रिलेशन टू ऑब्जेक्ट, राइट। एंड जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इज़ नथिंग बट इट इज़ डिज़ाइन टू स्टोर एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। Now the next topic is auto boxing.
एंड अनबॉक्सिंग। ये क्या है यार कि देखो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं. सो इंट x1 इज इक्वल्स टू 10, राइट, एंड इंटीजर x2 is equals to x1 and we have int x3 is equals to x2, right. अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ प्रिंट x1, प्रिंट x2 एंड प्रिंट x3. तो क्या प्रिंट होना चाहिए? देखो ऑटो बॉक्सिंग का ही मतलब होता है यहाँ पे ये चीज़ यहाँ हो रही है ऑटो बॉक्सिंग. ऑटो बॉक्सिंग मीन्स कि प्रिमिटिव टाइप बिकम्स the corresponding wrapper class, right, and this is called auto boxing. तो यहाँ पे आप देखो कि int x1 इक्वल्स टू 10 किया हमने और इंटीजर x2 इज इक्वल्स टू x1. तो यहाँ पे जो हमारा प्रिमिटिव टाइप है ये x1, it automatically becomes the non-primitive one, that is primitive becomes the corresponding wrapper classes. अब हमने यहाँ पे लिखा int x3 is equals to f2. तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग हुआ था और यहाँ पे ऑटो अनबॉक्सिंग हो गया, राइट. कि मतलब x2 तो हमारा नॉन प्रिमिटिव टाइप था बट आपने उसको असाइन किस में करना चाह रहे हो? प्रिमिटिव टाइप में, तो अनबॉक्स कर रहे हो आप बेसिकली, राइट, एंड दिस इज ऑटो अनबॉक्सिंग. तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? सब में 10 10 10 ही प्रिंट हो जाएगा, राइट. ओके, लेट्स सी अ सेकेंड एग्जाम्पल. तो हमारे पास इस तरह का एग्जाम्पल है. इंटीजर x1 इज इक्वल्स टू 100 एंड x2 इज इक्वल्स टू 400, राइट. एंड इफ x1 is equals to x2, then we need to print, let's say, same, and else we print not same, right. तो इसका क्या आउटपुट होगा अगेन? अब देखो ये इंटीजर x1 है तो क्या होता है? रेफरेंस होता है, रेफरेंसेस होते हैं, राइट. तो सबसे पहले एक मेमोरी बनेगी विद द वैल्यू एज 100, राइट, और यहाँ पे x1 पॉइंट करेगा. अब x2 तुमने बोला 400, राइट. तो अब देखो वापस जाओ अपनी थ्योरी पे. हमने क्या देखा था कि सिंस x इज़ नॉट अ रेफरेंस दैट मीन्स एलोकेशन विल डिक्लेयर. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप आर नॉट रेफरेंसेस. जब रेफरेंस नहीं होता है तो वी डिक्लेयर अ मेमोरी में हम इसको डिक्लेयर करते हैं. तो ये हमारा हो गया 400 विच इज़ पॉइंटिंग टू x2, राइट. तो अब x1 इक्वल्स टू m2. तो इक्वल क्या कंपेयर करता है यार? तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे वैल्यू ही डिफरेंट है, राइट. तो ऑब्वियसली अलग ही आएगा. लेकिन जब अगर वैल्यू सेम हो तब क्या आएगा? तब भी आंसर नॉट सेम ही आएगा. क्यों आएगा? ये जो इक्वल टू है ना, दिस एक्चुअली कंपेयर द रेफरेंसेस. दिस कंपेयर्स रेफरेंसेस, राइट. अगर आपको एक्चुअल वैल्यू मैग्नीट्यूड वो करना है कंपेयर, तो डॉट इक्वल्स टू लिखो आप दैट प्रिंट x1 डॉट इक्वल्स टू x2. तो यहाँ पे ना एक्चुअली वैल्यू कंपेयर दैट इज 400 इक्वल्स टू 400. तो इसके लिए हमारे पास आएगा सेम. इसके लिए हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा नॉट सेम, ठीक है. तो इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो मेक अ नोट ऑफ इट, राइट. तो दैट इज देयर एंड लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. तो हमने क्या क्या कवर कर लिया यार अभी तक? एवरी 30 मिनट्स पे हम अपना माइलस्टोन चेक करेंगे क्या क्या कवर हो गया है एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड. तो हमने यहाँ तक देख लिया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव, स्वैप नंबर्स देख लिया हमने, रैपर क्लासेस देख लिया, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग देख लिया. अब हम देखेंगे टाइप कन्वर्जन्स. बिफोर मूविंग अहेड थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए हम अपने स्क्रीन पे आते हैं और एक आर्टिकल पढ़ लेते हैं. सो ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन जावा. देखो रैपर क्लास इन जावा इज द वन हुज ऑब्जेक्ट रैप्स और कंटेन्स द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. ये मैंने बताया था. दिस लीड्स टू 2 फीचर्स, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, राइट. ऑटो बॉक्सिंग में क्या हुआ कि द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस. मतलब कि इंट इंटीजर में हो जाए, मतलब स्मॉल इंट इंटीजर में चला जाए, लॉन्ग कैपिटल लॉन्ग एंड डबल टू डबल etc, राइट. Similarly, unboxing क्या होगा? Reverse of auto boxing. You automatically convert an object of a wrapper class to its corresponding primitive type, right? And for example, the conversion of the capital
आई इंटीजर टू स्मॉल इंट एंड कैपिटल लॉन्ग टू लॉन्ग अगेन। यहाँ पे एक जावा प्रोग्राम भी देखो टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो बॉक्सिंग। तो यहाँ पे हमने एक इंटीजर आई किया विथ न्यू इंटीजर 10। ये हमने एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाया है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है क्योंकि ये। अनबॉक्सिंग किया हमने कैसे, एक इंट बनाया हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसको असाइन किससे किया, नॉन प्रिमिटिव से, थी ऑटोमेटिकली अनबॉक्स हो गया। डेफिनेशन एक बार वापस से पढ़ोगे तो क्या है, कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट और रैपर क्लासेस टू इट्स कोरिस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप। सो दिस इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट और रैपर क्लासेस टू कन्वर्टिंग इट टू द प्रिमिटिव कोरिस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप, राइट। तो एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स हो गया i1 का। तो यहाँ पे आप आउटपुट देखो कैसा रहेगा। एंड देन सिमिलरली ऑटो बॉक्सिंग फॉर कैरेक्टर यहाँ पे दिस इज नथिंग बट द नॉन प्रिमिटिव टाइप, एंड फिर हमने इसको प्रिमिटिव टाइप पे असाइन कर दिया। तो अगेन ऑटो अनबॉक्सिंग हो गया, राइट। एंड हियर यू विल गेट दिस थिंग 1010 एंड ANA, राइट। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन गो थ्रू फॉर रेस्ट ऑफ द क्लासेस, बट जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप कन्वर्जन। ये भी बहुत सिंपल सा है यार। इसका देखो सिंपल सा ये मतलब है, अभी यहाँ पे देखो दो तरीके होती है, वाइडनिंग और इम्प्लिसिट कन्वर्जन और नैरोइंग और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, राइट। तो हिंदी में बताता हूँ, बेसिक सा ये है कि देखो जब आप डिफाइन करते हैं, व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू वन डेटा टाइप, लेट्स से इंट, राइट, टू अनदर, राइट। तो द टू टाइप्स, मतलब इंट में आप लेट्स से आपने 10 रखा एंड उसी को आपने कह दिया इंट x इक्वल्स टू 100 एंड लॉन्ग y इक्वल्स टू x, मतलब आपने एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप से असाइन कर दिया। तो ये दो टाइप जो हो सकता है कंपैटिबल हो, राइट, और कंपैटिबल है विद ईच अदर, देन इफ द डेटा टाइप्स आर कंपैटिबल देन द जावा विल परफॉर्म द कन्वर्जन ऑटोमेटिकली एंड दिस इज नोन एज द ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ, लेट्स से आपके पास इंट x इक्वल्स टू 100 है, राइट, और तुमने क्या किया कि कर दिया लॉन्ग y इज इक्वल्स टू x, मतलब दूसरे डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप से असाइन कर दिया, राइट। सिमिलरली तुमने लिख दिया फ्लोट z इज इक्वल्स टू y, y ऑलरेडी लॉन्ग था, तुमने उसको फ्लोट पे असाइन कर दिया, राइट। तो अगर आप देखोगे तो बाइट, देन यू हैव शॉर्ट, देन इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, राइट, ये आपस में असाइनेबल है, राइट। क्यों है ऐसा यार, ये देखो, क्योंकि मेरे को स्क्रीन पे को लान दो तुम्हें, डेटा टाइप्स एंड मेमोरी एलोकेशन। देखो बाइट में कितना, एक बाइट चाहिए होता है जो हमने देखा था एकदम शुरुआत में, एंड फिर हमारे पास कैरेक्टर्स को शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट है। तो देखा जाए तो इन सब में नंबर्स स्टोर कर रहे हैं एक्सेप्ट दिस कैरेक्टर, जहाँ पे बेसिकली कैरेक्टर जा रहा है, ABCD ये सब चीज़ें जा रही है, राइट। तो इसीलिए हमने ये ग्राफ बनाया यहाँ पे। तो अगर आप इसको प्रिंट करोगे XYZ को, तो X तो आपको 100 मिल जाएगा, Y भी 100 मिल जाएगा, एंड Z का वैल्यू फ्लोट में तो 100.0 मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली इफ यू मूव ऑन टू, एंड दिस इज नथिंग बट दी वाइडनिंग क्यों बोल रहे हैं यार, कि देखो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक मेमोरी एलोकेशन जो है ना वो इंक्रीज होता है। सो वाइडनिंग और इम्प्लिसिट कन्वर्जन, राइट। देन सिमिलरली आप इसका उल्टा लिख दो, पहले लिख दो डबल एंड लाइक दिस, इसको वो कर दो, तो ये लिख दो डबल, फिर लिख दो फ्लोट, लिख दो लॉन्ग, इंट, शॉर्ट एंड देन बाइट। ये हो गया तुम्हारा वाइडनिंग एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो जैसे कि हमने एक डबल डी बनाया एंड उस पर लिख दिया 65.4 अज्यूमिंग, राइट। फिर हमने एक इंट आई बनाया, राइट, और यहाँ पे हमने इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा डी से, राइट। तो ये टाइप कास्ट होता है, हमने एक इंट बनाया और उसको हम डबल से असाइन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा टाइप कास्ट करके कि नहीं ऐसा नहीं आ सकते। फिर सिमिलरली आप कैरेक्टर है लेट्स से, तो कैरेक्टर C, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई हमें ये इंट है, हमें इसका कैरेक्टर वाला वैल्यू चाहिए, राइट। तो अगेन आप D को प्रिंट करो तो 65.4 ही मिलेगा, बट अगर इंट I को प्रिंट करोगे तो इसका इंटीजर वर्जन प्रिंट होगा, दैट इज़ नथिंग बट 64। सिमिलरली आप कैरेक्टर C, कैरेक्टर I को प्रिंट करोगे तो ये बेसिकली क्या होगा, इसका एस्काई कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, 0 से स्टार्ट, मतलब हर एक अल्फ़ाबेट का एक एस्काई वैल्यू है, राइट। तो
65 का ASCII वैल्यू होता है कैपिटल A, तो कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो देखो वापस से एक बार हम लोग इस डॉक्यूमेंट को भी देख लेते हैं। सो नैरोइंग और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, राइट। तो कैरेक्टर एंड नंबर आर नॉट कंपेटेबल विच इज लेट्स सी व्हेन वी ट्राई टू कन्वर्ट वन इनटू अनदर। तो यहाँ पे सेम है कि कैरेक्टर C एंड इंट num इज इक्वल्स टू 88 एंड ट्राइंग टू इंसर्ट इंटीजर टू कैरेक्टर, तो इसका ASCII वैल्यू लॉसी कन्वर्जन बेसिकली तो आएगा ही, हाँ, कि यू कैन नॉट गो फ्रॉम इंट टू कैरेक्टर, राइट। ये आपको करना है तो आपको यहाँ पे टाइप कास्टिंग डालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने किया होगा। जैसे ये तो D, ये अपना एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हुआ, एंड दैट इज़ वाई इसको हम नैरोइंग एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी बोलते हैं। हमने बताना पड़ रहा है इसको एक्सप्लिसिटली कि भाई कन्वर्ट करो, और नहीं तो वो आपका लॉसी कन्वर्जन कह रहेगा। जैसे यहाँ पे D है तो इसमें लॉन्ग को असाइन किया तो तुम्हें बताना पड़ेगा टाइप कास्ट करके कि पिछला डबल था ये, तो हमने इसको टाइप कास्ट किया और ये इसका सिंटेक्स वो लिखने का। सिमिलरली L जो है वो लॉन्ग टाइप का था, हमने उसको टाइप कास्ट करना है इंट में, तो बताना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसे ही कैरेक्टर में लिखना होगा तो हमें कैर से उसे वो करना होगा टाइप कास्ट। सो आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यू कैन गो थ्रू देम एंड यू विल बी गुड टू गो। यप, ठीक है यार। तो ये हो गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज इनपुट्स इन जावा। मतलब आपने कोई प्रोग्राम लिख दिया, मैंने बोला कि भाई प्रोग्राम रेडी है जो हमें सम ऑफ 2 नंबर्स करके देता है, राइट। बट जावा को ये कैसे बताओगे कि हमें कौन से नंबर का सम चाहिए? तो हमें इनपुट देना पड़ेगा कि हमें भाई बताओ 100 + 100 क्या होता है। ऑब्वियसली 200 होता है, ये आप सम नहीं करोगे, बट कोई बड़े नंबर्स के लिए चाहिए हो या मल्टीप्लिकेशन चाहिए होगा तो वो आप कैसे दोगे, राइट। तो इसके 2 तरीके हैं यार यहाँ पे, ठीक है। एक तो है बफर रीडर एंड अनदर इज स्कैनर, राइट। तो बफर रीडर इज नथिंग बट इट रीड्स द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, रीड कैरेक्टर और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, राइट, एंड इट ऑल्सो थ्रोज चेक्ड एक्सेप्शन। अभी के लिए बस सुन लो, अभी चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, जब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको देखेंगे। स्कैनर में क्या होता है यार, इट रीड्स फॉर्मेटेड इनपुट, राइट। जैसे कि तुम्हें इंटीजर प्रिंट कराना है, राइट, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई हमें इंट ही कराना है बस, राइट। रीड्स फॉर्मेटेड इनपुट एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है तो ये थोड़ा स्लोअर होता है। यहाँ पे कोई टाइप डिक्लेयर नहीं करना होता, ये सबको एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स पढ़ लेता है, तो ये होता है फास्टर, ठीक है। एंड इट हैज़ अगेन, अगर टाइप को डिफाइन करके बताना पड़ेगा कि इंटीजर्स दे रहे हैं तो हमें इंट में स्कैन करो, मतलब इनपुट्स को बेसिकली जो हम दे रहे हैं उसको स्कैन करो, कैरेक्टर्स को स्कैन करो, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे इट हैज़ different function to read different characters, I would say characters, right। तो एक सैम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं। तो हमारे पास let's say ये है class test and we have again the same syntax, that is public static void main string args, and we have buffer reader br is equals to new buffer reader। तो this is the syntax of writing this thing, and हमने यहाँ पे बोला new input stream reader, new input stream reader, यहाँ पे हमने पास किया system डॉट इन, ठीक है। इसका भी एक्चुअल फंक्शनल प्रोग्राम भी देखेंगे कि हमारे कंपाइलर में कैसे रन हो रहा है। एंड देन वी हैव अ स्ट्रिंग एस विच स्ट्रिंग एस इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड वी से br डॉट रीड लाइन। तो वी फॉलो द कैमल केस, सो रीड लाइन इज अ inbuilt function, so it starts with small r and another line is another word, so capital L line, and we print this s, right, and yep, and if we want to read the particular value, let's say non-primitive data type, जैसे integer पढ़ना है,
राइट मतलब कि इसमें से हमने रीड किया सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, लेट्स से हमने 65 भेजा, 656 राइट, ऐसे करके मैं चाहता हूँ यहाँ से सिर्फ इंटीजर रिट्रीव हो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीजर x इज इक्वल टू नथिंग बट इंटीजर डॉट पार्स int right and br dot read line, मतलब कि जो आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करोगे वो ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो लेट अस सी द लाइव कोड इन एक्शन नाउ। बिफोर गोइंग इनटू द लाइव कोडिंग मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि हाउ द कोड आर चेंजेस, सिंटैक्टिकली क्या चेंज होता है। यहाँ पे बफर रीडर बी अगर न्यू बफर रीडर लिखा सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे बेसिकली मिलते स्कैनर एस सी न्यू स्कैनर, स्कैनर के ऑब्जेक्ट बनाया और पास किया सिस्टम डॉट इन, एंड देन वी से that if we want to, let's say, read a string, right? So I am going to just say string s is equals to sc dot read line, right? And if we want to read the another thing, let's say integer, right? तो हम कहेंगे कि int x is equals to sc dot next int, राइट अगर हमने लेट्स से एरे ऑफ इंटीजर्स प्रिंट करना है, सो एरे ऑफ इंटीजर्स इज नथिंग बट यार आप ग्रुप ऑफ इंटीजर्स को रीड करना चाह रहे हो, राइट तो हम उसको एक फॉर लूप के अंदर डाल देते हैं, फॉर i इक्वल्स टू 0 टिल i लेस देन n i प्लस प्लस, मतलब 9 कैरेक्टर्स हमारे एरे में, हम उतनी बार रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे इंट x इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। इस पार्ट को आप अभी इग्नोर कर सकते हो, इसको हम लोग बाद में भी देखेंगे, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको अभी समझ में आ रहा होगा, राइट। सो फिर अगेन हमें अगर फ्लोट वैल्यू रीड करना है तो फ्लोट f इज इक्वल्स टू, मतलब दीज आर टू डिफरेंट थिंग, सो दिस डेटा टाइप, दिस इज अ वेरिएबल नेम एंड वी गोना से sc dot next float, right, and this will read the float number, right. So this is the basic program for these two and the differences as you can see, and let us see the code in action now, right. And then we're going to discuss what is the basic differences between scanner and buffer reader, and then how can we print the output in Java, right. And then we see the command line arguments as well.